प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे महिलाओं की संख्या पंचायती राज संस्थाओं में हमने आरक्षण तो 50% किया, लेकिन चुन करके कितनी आई? पंचायतों में महिलाएं चुन करके 60% से ऊपर चले गए। जो बीच में पुरुष बैठे हैं वो भी तालीम जा लें इस बात पर, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं रह गया। आप खरा मानो, बुरा मानो, अच्छा मानो, बुरा मानो, जो मर्जी मानो, लेकिन उसके बावजूद देश में इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी मातृशक्ति लगातार आगे बढ़ते हुए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ा योगदान दे रही है। और इसलिए मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। और हम इस बात से भी सहमत है, अब तो मन भी हमने भी बना लिया है कि वहां 60% आ गई है और खेरा स्तर भी आ जाएगा जहां हम बैठे हुए, लाड साहब बैठे हुए हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि मोदी जी कर ही देंगे कुछ ना कुछ। उस वक्त ख्याल रखना हमारा भाई, कई कोने में मिलेंगे हम लोग बैठे हुए उस वक्त। मातृशक्ति बहुत अच्छा एक रोल कर रही है, भूमिका निभा रही है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में हमने भी मातृशक्ति को मजबूत करने की दिशा में एक नहीं अनेक कदम उठाए। हमारी सरकार बनी, हमने 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान किया, क्योंकि हमने कहा कि जिन बुजुर्गों की वजह से इस दुनिया को देखा है, सीखा है, हम लोगों को उनके लिए मदद करनी चाहिए। बुजुर्ग हाथ में कागज लेकर के पेंशन लेने के लिए ना आए, हम जो है एक नीति बनाए और उस नीति के तहत जिसकी उम्र 70 साल होगी सबको पेंशन लगाएंगे और लगाई। और आज हम हिमाचल प्रदेश में लगभग 5 लाख के लगभग जो है बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं। आय सीमा में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन दे। महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। ये पुरुष तो ऐसे होते हैं कि 2 दिन काम में घर में लगाते हैं तो तीसरे दिन जो है वो सूट पहन करके बाजार की तरफ निकल जाते हैं। कोई चौथड़ा निकलता है, कोई जोगिंद्रनगर निकल जाता है, क्योंकि इनको 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फिर बाजार की याद आ जाती है। लेकिन महिलाएं, माताएं, बहनें हमारी घर में रहती हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ता है। पशु भी पाले हैं, उनके लिए घास चाहिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए पढ़ाने की व्यवस्था, और इसके बाद घर में और सारी चीजें, कोई मेहमान आता है उसके लिए, सारी चीजें महिलाओं के लिए। और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया, जहां बुजुर्गों को 70 साल के ऊपर हमने पेंशन का प्रावधान किया, और माताओं के लिए हमने ये तय किया कि 65 वर्ष के ऊपर सभी माताओं को पेंशन करना। मदद छोटी है लेकिन फिर भी उसके बावजूद मंशा आपकी मदद करने की है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने हिमाचल प्रदेश में एक योजना की शुरुआत की, और उस योजना के माध्यम से हमने तय किया कि हमारी माताएं, बहनें जो हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, स्वादिष्ट खाना परोसती हैं, वो कितने घंटे तक धुएं में रह करके, रसोई में रह करके काम करती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बात पर सोचा कि धुएं के कारण पर्यावरण खराब होता है, उस धुएं के कारण हमारी माताओं, बहनों का शरीर खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। क्या हम ऐसी योजना ने कोई शुरू कर सकते हैं जिसमें हम सभी को गैस का चूल्हा दें? उज्ज्वला योजना की शुरुआत पूरे देश भर में हुई, और मुझे इस बात की खुशी है 1,35,000 गैस के चूल्हे उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी हमारे घरों में मिले। माताओं बहनों को बहुत बड़ी राहत। लेकिन कुछ घर छूट गए फिर, जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंच पाया। हमने अपने प्रदेश की ओर से योजना बनाई, सरकार की ओर से हमने कहा एक भी घर नहीं छोड़ेंगे। 2 लाख से ज्यादा बढ़ करके हमने 2,15,000 गैस के चूल्हे, 2 लाख नहीं 3,15,000 गैस के चूल्हे हिमाचल सरकार की ओर से घर घर में पहुंचाए। और हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां एक भी घर गैस के चूल्हे के बिना।
राहत हुई। एक गरीब मां जो घर में गैस के चूल्हे के बिना रहती थी, पड़ोस का घर देखती थी, वहां के गैस का चूल्हा है, वो घर साफ सुथरा है, धुआं नहीं है। आज उस मां के घर में भी गैस का चूल्हा पहुंचाने में हमने सफलता हासिल की है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया है, सरकार ने पहुंचाया। और जो लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं उनसे इस बात को पूछना चाहिए कि आजाद भारत के इतिहास में 50 वर्ष तक तुम सत्ता में रहे। उदाहरण बताइए कि एक घर में भी गैस का मुफ्त चूल्हा आपने दिया? नहीं दिया। और हमने ये 3.5 वर्ष के कार्यकाल में ये करके दिखाया है। अभी हम कोरोना के इस दौर में से गुजर रहे हैं, थोड़ा हम चिंतित भी हैं, थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। हमारा लगभग 2.25 वर्ष का कार्यकाल इस दौर में बीत गया जहां ये कोरोना का दौर पूरे विश्व में चल रहा है, देश में चल रहा है, हमारा प्रदेश भी उसमें अछूता मिल रहा है। अब इस बात का अफसोस है कि बहुत लोगों की जान बचाने की हमने बहुत भरपूर कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर नहीं बचा। इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे 2 परिवार ऐसे मिले जहां बच्चे रह गए, मां बाप नहीं। 3 परिवार है, 2 परिवार मुझे मिले हैं कल। पिता भी चले गए इस कोरोना के कारण, मां भी चले गई, छोटे छोटे बच्चे घर में रह गए। हम उनको संबल देने की कोशिश कर रहे हैं, सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है कि ऐसे बच्चों के लिए हम हर महीने का 3,500 रुपए जो है मिलाकर के जो सहयोग राशि जो उनको देंगे, जिससे उनका पढ़ाई कर सकें। और उसके साथ साथ में और भी हमने उनके लिए मदद करने की पिछले कल जो है यहां पर बात की। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस कोविड के सारे संकट में जहां आप लोग भी परेशानी के इस दौर में से गुजरे, हम सब लोग परेशानी के दौर में से गुजरे। हिमाचल प्रदेश से मुझसे पहले 5 और लोग मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर YS परमार रहे हैं, श्री शांता कुमार जी रहे हैं, प्रेम कुमार धूमल जी रहे हैं, ठाकुर रामलाल जी रहे, वीरभद्र सिंह जी रहे। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसे संकट के दौर में से गुजरने का अवसर नहीं मिला। वो सब लोग सौभाग्यशाली रहे, उनको ऐसा संकट नहीं झेलना पड़ा। लेकिन हम ऐसे संकट के इस परीक्षा के दौर में से गुजरे में हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबका सहयोग मिला, चट्टान की तरह खड़े रहे। लोगों ने कई तरह की बातें करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हिमाचल जनता ने सहयोग देकर के कहा कि सरकार यही कर सकती थी, बेहतर करने की कोशिश की, हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने की कोशिश की। भले ही कुछ लोग हमारे बीच से चले गए, लेकिन सरकार की ओर से ईमानदार प्रयत्न हुआ है, प्रयास हुआ है। लेकिन मेरे मित्र जो हमारे आजकल कई भाषण देने की कोशिश करते हैं, इतना बड़ा संकट जैसा कि ये कोरोना तो जयराम ने बना करके लाया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 50 वर्ष तक वो सत्ता में रहे, वो पार्टी 50 वर्ष तक सत्ता में रही। 50 वर्ष में उनको पूछता हूं कि कितने वेंटिलेटर थे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जब ये कोरोना फैला तो वेंटिलेटर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी। मैंने अधिकारियों के साथ बातचीत की, मैंने कहा कितने वेंटिलेटर है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में। अधिकारियों ने दाएं बाएं देखने के बाद कहा जी बहुत कम है जी। मैंने कहा कितने हैं जी? बहुत ही कम है जी बोलते थे। मैंने कहा है कितने? तो कहा कि 50 के लगभग हैं, लेकिन उसमें से भी आधी चलते नहीं है। 50 वर्ष एक पार्टी सत्ता में रही और 50 वर्षों में 50 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में। और हमें जब प्रधानमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी मुख्यमंत्री को बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष पक्ष रखा कि हमारे पास वेंटिलेटर की बहुत कमी है। 10 दिन के अंदर 500 वेंटिलेटर प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से
हमसे हिसाब मांग रहे हो। जो 50 साल सत्ता में रहे, 50 वेंटिलेटर वो उपलब्ध नहीं करा पाए प्रदेश की जनता के जीवन की रक्षा के लिए। आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 700 से ज्यादा वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश। और इस कोरोना के दौर में जब संकट आया तो संकट में आदमी का जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। जो हमसे हिसाब पूछ रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि 50 साल तुम सत्ता में रहे, कितने ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगे थे? हॉस्पिटल में कितने प्लांट लगे थे? सिर्फ एक प्लांट, ऑक्सीजन का एक प्लांट आईजीएमसी में लगा था, एक ऑक्सीजन प्लांट। और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। आज मेरे हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन के 12 प्लांट लग गए हैं, 4-5 दिन के अंदर लगने वाले हैं, और 28 प्लांट और हमारे हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत होकर के उसका काम शुरू करते हैं। इसलिए मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हिसाब मांगोगे तो हिसाब देने में हमें कोई कोताही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन हिसाब जब देंगे तो लोग आपसे भी हिसाब मांगेंगे कि तुम क्या करते रहे 50 साल तक सत्ता में रहे, सिर्फ सत्ता में रहे। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है ये कि ऐसे संकट के क्षण में इस देश को एक मजबूत नेतृत्व तो नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला, जिन्होंने कहा संकट बड़ा है लेकिन डर कर नहीं, सामना करके मजबूती के साथ खड़े हो जाइए, सावधानी बरतिए, हम निश्चित रूप से इस कोरोना को हरा करके रहेंगे। आज पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि कोविड खत्म होने की दिशा में आ रहा है। हमारे हिमाचल में थोड़ा सा चिंता का विषय पिछले दिनों से बना है कि थोड़े मामलों में बढ़ोतरी हुई है। और स्वाभाविक रूप से मैं ये जरूर कहना चाहता हूं आप सबसे, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मामले कम हो गए तो इसका मतलब खत्म नहीं हुआ है। और ज्यादा सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश के साइंटिस्ट को बुला करके कहा कि क्या भारत के अंदर हम कोविड के लिए वैक्सीन नहीं बना सकते? 137-135 करोड़ का हमारा देश, भारत के अंदर भारत के साइंटिस्ट बनाए वैक्सीन को, और इस दिशा में साइंटिस्ट आगे बढ़े। आज भारत की निर्मित 2 कंपनियों की वैक्सीन लग रही है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान अगर कहीं चल रहा है तो भारतवर्ष में चल रहा है। और मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में वैक्सीन का अभियान अगर सबसे बेहतर किसी प्रदेश में चल रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर। मेरा आप सबसे भी विनम्र आग्रह है कि इस वैक्सीन के अभियान में आप भी आगे बढ़े, सब लोग वैक्सीन लें। यहां बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, आप सबको हजारों की संख्या में, जरा हाथ खड़े करेंगे जिनने वैक्सीन लगा ली। क्या बात है, लगभग लगता कि 70-80% के लगभग पहुंच गए। भाई जिन्होंने नहीं लगाई वो भी लगा ले। ये वैक्सीन एकमात्र रास्ता है इस वायरस से बचने के लिए जो मदद करता है। जैसे मास्क पहन करके थोड़ा बचाव होता है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग से थोड़ा और बचाव होता है, जैसे सैनिटाइजर इस्तेमाल करके थोड़ा और बचाव होता है, इसी तरह से वैक्सीन लगा करके बहुत बड़ा बचाव होता है। उसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि वैक्सीन का बहुत ज्यादा जो है वो अभियान जो हमारा बड़ा चला हुआ है, इस अभियान में आप सब लोग आगे बढ़ करके काम करें, ऐसे मेरा आप सबसे निवेदन है। बाकी सारी चीजों को लेकर के अब जो भी परिस्थिति है, जो हालात है, उस हालात का सामना करना है। आज भी यहां पर आप बड़ी संख्या में आए हैं लोग, लेकिन मुंह में वो लगा करके आए, मास्क लगा करके, और सबको बड़ा विचित्र लगता है। एक जमाना होता था, इस क्या बोलते, छिकड़ा बोलते उसको, इस छिकड़े को हम बैल के लिए लगाते थे, अब आदमी को लग गया। कोई रास्ता बचाव का रास्ता यही है।
एक कठिन परिस्थिति है। इस कठिन परिस्थिति के दौर में से हम सब लोगों को निकलना है। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इसमें ये सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है और आने वाले समय में हो सकता है कि हमको और ज्यादा सावधान रह करके काम करने की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर मामले बढ़े तो रिस्ट्रिक्शन और भी लग सकती है जो पहले लगाई हुई थी। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का पूरा हुआ है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भले ही कोविड के कारण हमारा 2 वर्ष का समय जो है कामकाज में प्रभावित हुआ। हम जोगिंद्रनगर में कब का आना चाह रहे थे। सभी यहां पर मंच पर बैठे नेताओं ने आग्रह किया और भाई प्रकाश जी तो लगातार लगे रहते हैं, ये छोड़ते हैं तो पंकज जम्वाल जी लगे रहते हैं कि आओ जाओ, और हमारी इच्छा भी थी आने की। लेकिन ना आने की वजह सिर्फ एक ही थी कि हम जाएंगे, भीड़ हो जाएगी, भीड़ में फिर वो कोरोना फैलने की बातें, संभावनाएं फिर बढ़ेंगी और हम वजह नहीं बढ़ना चाहते। इसलिए हमने इंतजार किया और इसलिए काफी लंबे अरसे के बाद आपके जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार से सार्वजनिक कार्यक्रम में आना हुआ है। और आज मैं आप सबके बीच में यहां जब आया तो तब भी मैं थोड़ा चिंतित हूं। मेरा आप सबसे यही है बार बार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि और सावधान होकर के हमको काम करने की आवश्यकता है। परीक्षाओं के दौर में से ये 3.5 वर्ष गुजरे। कोरोना ने तो हमारी ऐसी परीक्षा ली जैसे हम सब लोग परख नली में से गुजर करके निकले हैं। एक तरह से जिसको बोलते हैं कठिनाई के दौर में से गुजरे, बहुत बड़ी कठिनाई के दौर। बाकी मुख्यमंत्री को एक सामान्य परिस्थितियों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। जहां जाना है वहां जाने के लिए कोई बाधा नहीं होती थी। हम जाना चाहते थे लेकिन कोरोना सबसे बड़ी बाधा बीच में थी। और ऐसी परिस्थिति में मैंने हिमाचल प्रदेश में काम रुकने नहीं दिया। मैंने हिमाचल प्रदेश में 42 विधानसभा क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम किए और 4000 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए। नहीं आ सकता था, विवश था, मजबूरी थी। लेकिन मैंने कहा कि जो काम बन करके तैयार हुए हैं उनका उद्घाटन करके लोगों को समर्पित करना चाहिए। मैंने कहा जो काम हमको शुरू करने चाहिए उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। बजट हमने करके रखा है, उनको शिलान्यास करके जो हम काम की शुरुआत में आऊंगा, बाद में आऊंगा, लेकिन काम आप पहले शुरू कर दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए। क्यों? इसलिए हम नहीं चाहते थे कि कोई भी बाधा हमारे कामकाज के रास्ते में बने। ऐसी सूरत में हमने इस प्रकार से काम करने की कोशिश की। परीक्षाओं का दौर अगर हम आगे बढ़े तो उसमें हिमाचल प्रदेश में चाहे लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में बहुत शानदार जीत हासिल हुई। हम चारों लोकसभा जीते, रिकॉर्ड वोटों के साथ जीते। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोटों से हिमाचल प्रदेश जीता और 68 के 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में बढ़त मिली, जो आज से पहले कभी नहीं। भाई रामस्वरूप जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी हम महसूस करते हैं। छोटी काशी का सांसद, छोटी काशी मंडी का एक नया नाम लोगों तक पहुंचाया और कार्यकर्ताओं में से निकले हुए कार्यकर्ताओं के बीच में काम करते करते वो निकल गए। अभी बहुत सारी चीजें सोची थी, बहुत सारी चीजें करनी थी। हमेशा उनका फोन सुबह आना, शाम को आना, चिट्ठी आना, जिस काम के लिए वो लगे रहते थे वो हटते नहीं थे। उनकी बहुत बड़ी कमी हम महसूस करते हैं। दुबले पतले रामस्वरूप जी, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी से बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव लोकसभा का लड़े। वीरभद्र सिंह जी लड़े, महेश्वर सिंह जी लड़े, प्रतिभा सिंह लड़ी, सुखराम जी लड़े, कई लोग, गंगा सिंह ठाकुर जी लड़े। लेकिन 4,05,000 वोट से जीतने का रिकॉर्ड रामस्वरूप जी का है। आपके इस विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक था और हमारे तो बहुत पुराने साथी सहयोगी मिल करके काम किया और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों ने
जिस प्रकार से हम योजना बनाते थे, आगे बढ़ते थे, भागते थे, दौड़ते थे, आज हर जगह इस तरह की कमी हम अनुभव करते हैं। इस बीच में हमने हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे वरिष्ठ नेतृत्व को खोया है। वीरभद्र सिंह भी खोए, नरेंद्र बरागटा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के सुजान सिंह पठानिया, सब सीनियर लीडर्स थे। और ऐसी संभावनाएं बन गई। अब आने वाले समय में ये सीटें खाली होने के बाद उपचुनाव होंगे हिमाचल प्रदेश में, एक नहीं 4 सीटों के होंगे, 1 लोकसभा 3 विधानसभा के। और हिमाचल प्रदेश में जब ये चुनाव होंगे तो एक परीक्षा का दौर और आएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि उस परीक्षा के दौर में भी आप लोग हमारा साथ देंगे, चट्टान की तरह साथ देंगे। जहां पिछली बार इस विधानसभा क्षेत्र से लगभग 36,000 की बढ़त मिली थी, और आने वाले समय में ये बढ़त जो है ये 40,000 से पार होनी चाहिए। इसके लिए तब हम सही मायने में कहेंगे कि जो हमने खोया है उस खोए को हम हासिल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रति हमारी सद्भावना इस प्रकार की है, हम उससे जो सहयोग उनको दिया था उससे कम सहयोग के साथ आने वाले समय में साथ नहीं देंगे, बढ़ करके साथ देंगे। जहां हिमाचल प्रदेश में योजनाओं की बात करें तो मैं समझता हूं बहुत लंबा वक्त लगेगा। हमने कहा कि पेंशन की योजना हमने शुरू की, हमने गैस की योजना के कारण हिमाचल प्रदेश के हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, हमने गरीब लोगों के इलाज के लिए हिम केयर की शुरुआत की। 1,50,000 से ज्यादा लोगों का इलाज मुफ्त में इलाज करके हमने उनको घर भेजा। पहले आज तक की सरकार में इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी जहां गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में हो सके। ऐसे लोगों के लिए हमने मदद का रास्ता निकाला जो लोग बीमार हुए, किसी वजह से पैरालिसिस हो गया, जो आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कोई किडनी फेल हो गई, कोई ऐसी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, बिस्तर पर पड़ा है, चल नहीं सकता है, उसके लिए हमने सहारा योजना की शुरुआत की है। जितने भी पंचायत के चुने वो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे, मेरा आप सबसे आग्रह है सरकार की हर योजना का लाभ गरीब आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसमें राजनीति मत करिए, उस राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी मत करिए। उसमें पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और वो पुण्य जीवन में सभी काम से नहीं मिलता है। अगर ये सेवा का काम आप करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। ढूंढिए ऐसे लोगों को, तलाश करिए ऐसे लोगों को जिनको सरकार की योजना का लाभ आप पहुंचा सकते हैं। और पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि हर गांव को जानता है, हर घर को जानता है, और उस घर में किस आदमी को सरकार की उन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैं द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक मां हार में अकेली, बिल्कुल अकेली, नेशनल हाईवे एक हार हाथ में लेकर के खड़ी हुई। जब हमने माता जी को नमस्ते किया, हम निकलने की कोशिश कर तो मुझे लगा कि माता जी अपना हाथ देने की, तो हमने गाड़ी रोकी। वो दौड़ करके आई, कहा कि आप गाड़ी से उतरिए, मेरे साथ चलिए। तो मैंने कहा माता जी, मैं कहा हाथ ले लिया आपका, आपका धन्यवाद, लेकिन संभव नहीं हो पाता। कई बार काफिला बड़ा लंबा चौड़ा गाड़ियों का होता है तो ऐसे में एकदम गाड़ी रोकना कठिन भी हो जाता है। लेकिन बोलता मुझे मालूम है, लेकिन मैंने इसलिए रोका, बोलता कि मेरी आप बात सुनिए, उतर करके सुनिए, मेरे घर चलिए। और मुझे रोक करके गाड़ी से अपने घर, बोलते ये मेरा घर है, सड़क के साथ ही घर था। मैं गया था, मेरा बेटा है 22 साल से कोमा में है, एक्सीडेंट हुआ है, ना बोलता है, ना चल सकता है, ना बात कर सकता है, शरीर सारा अकड़ गया है। और ऐसे में मैं 22 साल से इस बच्चे के लिए जो यहाँ पर घर से एक पल भी बाहर नहीं जा पाती। मेरे पति की मृत्यु हो गई, एक बेटा और है लेकिन वो कहीं दूसरी जगह रहते हैं। मैं और मेरा ये बेटा 22 साल से यहीं रहते हैं, इसी कमरे में रहते हैं। तो मैं इस बात को लेकर के सचमुच में विचलित हो गया जब मैंने देखा बेटे के
यहाँ पर ट्रैकियोस्टमी की गई है, उसमें गला काट करके जो है वो सांस की नली डाली गई है। नाक से जो है उसके लिए खाने के लिए जो है वो जूस और दूध फ्लूइड जो भी दिया जा सकता है वही दिया जा रहा है। जिंदा है लेकिन उस हालत में है। और ऐसे लोगों के लिए मुझे इस बात को लेकर के थोड़ा हैरानी भी हुई कि हमने एक योजना की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश में, सहारा योजना रखा है उसका नाम, कि ऐसे लोगों को जिनको हर वक्त सहारे की जरूरत है, जो बिस्तर पर पड़ा है, चल नहीं सकता है, अपना काम खुद नहीं कर सकता है, उसकी मदद के लिए वो योजना है। वो आदमी छूट कैसे गया उस योजना के लाभ से? मैंने पूछा उनसे, बोलते नहीं मेरे अब यहां लगी नहीं। हमने सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों के सेवा के लिए 3,000 रुपए हर महीने का उनके खाते में हम डालते हैं, मदद करते हैं। और ऐसे में आप सबसे भी जो चुने वो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी आगे कि ढूंढिए अपने अपने यहाँ पर ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए और उस पुण्य को कमाइए, उनके कागज पत्र भरिए, कागज पत्र पूरे करिए और उसके बाद उनकी मदद करिए। हमने दूसरे दिन उस मां के वहां पर अधिकारी की टीम भेजी जिन्होंने उनका इलाज के लिए भी और उसके साथ व्यवस्थाओं की दृष्टि से, और उसके बाद में हमने सारा योजना के अंतर्गत उनके सारे कागज पूरा करके वो मदद करने की कोशिश की है। ऐसे में मेरा आप सबसे भी निवेदन कि काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक मकसद से कि कहां से हमको सहयोग मिलेगा, कहां से हमको वोट मिलेगा, ये महत्व का विषय नहीं। महत्व का विषय है कि हमको जिस काम के लिए आपको ये चुना गया है उस काम का हमको ठीक प्रकार से निर्वहन करना है और उसमें पुण्य कमाना है। ये मेरा आप सबसे आग्रह है, इसके लिए आप काम करें। अभी हमने एक और योजना की शुरुआत की है कि जो बेटियां हमारे गरीब परिवार से संबंधित है, गरीब परिवार से, बीपीएल परिवार से, क्योंकि बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन उस वक्त आता है जब वो अपने पिता का, अपने मां का घर छोड़ करके, भाई का घर छोड़ करके ससुराल जाती है, जब विदाई होती है दूसरे परिवार में बसने के लिए जाती है। हमने कहा कि ऐसी बेटियों के लिए मदद का रास्ता कुछ रखना चाहिए। एक नई योजना की शुरुआत हमने हिमाचल में की है और उस योजना का नाम हमने रखा है शगुन योजना रखा है। जिस दिन ऐसी बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होगी उसके खाते में 31,000 रुपए हम सरकार की ओर से मदद के रूप में देंगे ताकि वो बेटी आगे जा सके, उसके लिए मदद कर। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हम आगे बढ़ते के काम कर रहे हैं। मैं अगर तफसील में ज्यादा बोलूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि जो हमारी यहाँ की आईपीएच की जो हमारी प्रपोज स्कीम है और जो एक योजना तो ये है आपकी PMKSY के तहत जो है मैन, भरोला, सेंथल, ढेलू, टिकरी, चौंतड़ा के लिए 73 करोड़ रुपए की योजना जो है वो हमारी सिंचाई की, और इसके लिए जो है हमने एक प्रपोजल बना के भेजी है और ये लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो है उस दिशा में आगे बढ़ करके, और लड़गड़ोल सब डिवीजन की 15 पंचायतों के लिए 66 करोड़ रुपए की 2 योजनाएं स्वीकृति के लिए भेजी गई। एक 73 करोड़ की और उसके बाद एक 66 करोड़ रुपए की 2 योजना, और उसी के तहत एक और योजना, एक हमारी भाव सिंचाई योजना जो हाइड्रो की हमारे जो पुल की स्टैक के लिए जो है स्वीकृति के लिए भेजी गई है, उसकी अनुमानित लागत जो है वो 25 करोड़ रुपए की है। और ये भी बहुत बड़ा जिमजमा, निचला, ग्रोडू, मसौली, दारट, बगला और नील, गरवाकड़ा, ये सारा इलाका उसमें कवर होगा। और ये शायद पंडित राम स्वरूप जी के जहाँ गांव है उनका घर है उस इलाके की ये स्कीम है और इसको भी हमने प्रपोज किया हुआ आगे के लिए। और इन सारी योजनाओं को आप अंदाजा लगाइए, एक हमारी 73 करोड़ की है, एक 66 करोड़ की है, एक 25 करोड़ की। मेरा हिसाब कमजोर है, आप जमा करके देख लेना कितना बनता है। 160 करोड़ रुपए की स्कीम आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए और नई हमने प्रपोज की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये योजनाएं बन करके तैयार होंगी और निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आज जहां
जिन योजनाओं का मैं शिलान्यास और उद्घाटन का जिक्र करूंगा मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारा लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं उनको छोड़ देता हूं। और इसके बाद अभी हमारे 3 कार्यक्रम आगे और भी हैं, तो हमको वहां पर भी निकलना है। और आपके इस विधानसभा क्षेत्र में एक हमारा जो HRTC के जो हमारे बस डिपो का जो नगर का जो क्षेत्र कार्यालय का एक मसला था और PWD के बीच में वो झगड़ा बना हुआ था, राणा जी, हाँ, बिजली बोर्ड के बीच में वो झगड़ा बना था और वो सेटल हो गया है। और उसके लिए अब जो सारी चीजें, सारी औपचारिकताओं का वो दौर पूर्ण हो गया है और अब जो है उस सारी समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो गया है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और जो आप लोग चाहते थे उसको पूर्ण कर दिया। अब यहाँ पर मैंने कहा कि भाई 110 करोड़ रुपए की स्कीमें आपको आज उद्घाटन और शिलान्यास के तहत दे दी और 160 करोड़ रुपए से ज्यादा की आने वाले समय में आपकी बहुत सारी योजनाएं यहाँ विधानसभा क्षेत्र में हमारी और होने वाली हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहाँ राणा जी इधर खड़े हैं और आदरणीय ठाकुर गुलाब सिंह जी ने, पंकज जी ने, मुझे इस बात की खुशी है कि सभी नेताओं ने लगभग वो सारी योजनाएं जो है जिनका जिक्र किया है, वो सारी चर्चा करने के बाद जो है वो लगभग जो है सब जगह की मांग एक जैसी आई है कि हमारे क्षेत्र में ये जरूरतें हैं और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए समस्त नेतृत्व हमारा जो है वो इकट्ठा है। और यहाँ 3-4 चीजों का मैं जिक्र करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कर दिया है। आपके यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर दी, सब तहसील हो गई, IPF का डिवीजन आपके यहाँ पर हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई। तो एक तो यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा, यहाँ से मैं शुरू करूंगा। एक यहाँ पर पनाहिया गौरू, रास, कलेडू से कैंची मोड़ तक मेटलिंग और टायरिंग के लिए कहा कि कुछ पैसे की जरूरत है PWD डिपार्टमेंट में। और मैं यही कहूंगा कुछ पैसा तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा मांगा, लेकिन फिलहाल मैं इस काम के लिए 15 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और इसी प्रकार से एक कन्हारक अगला सलाहन के लिए लोअर खद्र सड़क के लिए जो है उसके लिए भी कहा कुछ पैसा उसके लिए भी चाहिए, उसके लिए भी इन्होंने पैसा मांगा है। तो उसके लिए भी मैं 15 लाख रुपए अतिरिक्त यहाँ पर देने की ताकि ये सारी चीजों को देख करके हम इन दोनों सड़कों को पूरा कर सकें। एक तो ये बात कहनी चाहिए। दूसरी, इसके बाद आगे बढ़ करके हम जो बात कही गई है मचाल बल जोल रोकड़ी सड़क के लिए मेटलिंग टायरिंग के लिए और इसका जो एस्टिमेशन बना होगा, मैं PWD के अधिकारियों से इस बात के लिए कहूंगा कि वो उस बात को सुनिश्चित करेंगे जो भी इसका एस्टिमेशन बना है इसको प्राथमिकता के साथ जो है उसकी स्वीकृति के लिए हमारे सामने प्रस्तुत करें। और जो भी इसका, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कितनी टायरिंग का इसका एस्टिमेशन बना है और जो भी पैसा उसके लिए लगेगा, कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर के लगभग है। इसकी टायरिंग मेटलिंग करने के लिए हम निश्चित रूप से जो भी पैसा लगेगा वो पैसा देंगे ताकि ये सड़क बन करके तैयार हो जाए। एक और बात कही गई यहाँ पर कि यहाँ इस पंचायत में, इस विधानसभा क्षेत्र में 3 नई पंचायतें बनी और 3 नई पंचायतें बनी हैं तो 3 नई पंचायतों के लिए नए भवन चाहिए। तो मैं आपके बीच में यहाँ पर इन तीनों पंचायतों के लिए 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं ताकि ये तीनों पंचायतों का भवन बन जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी तरह से आगे बढ़कर के एक बात और आपने कही है कि जो अटल आदर्श विद्यालय खोलने की बात कही है, इसकी कुछ थोड़ी फॉर्मेलिटीज हैं। जो जमीन का मसला है, जमीन अगर आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है, जहां भी जिस भी स्थान पर आपने लड़भड़ोल का जिक्र किया है, लड़भड़ोल में अगर कह रहे हैं कि अगर जमीन हो गई है तो एक अटल आदर्श विद्यालय की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ खोलने की। जमीन उपलब्ध हो गई तो इसको हम पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में यहाँ पर कहना चाहता हूँ।
एक और बात यहाँ पर कही गई कि जो हमारा पशु अस्पताल लड़बड़ोल के लिए भवन निर्माण के लिए पैसे की बात कही गई है, और इसके लिए मैंने वीरेंद्र कंवर से जो हमारे मंत्री हैं, जो अभी से अगले कार्यक्रम में चले गए, उनसे मैंने बात कही है कि इसको बजट में डालिए, और बजट में डाल करके इसके लिए जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का जो हमारे इसके लिए हॉस्पिटल के पैसे, इसके लिए जो बजट का प्रावधान रहता है, उस प्रावधान में इसको जोड़िए, और इसके लिए मैं 50 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि ये भवन बन करके आपका चढ़ा। फिर आगे बढ़ करके मुझे लगता है कि अब काफी भी हो गया, और अभी ये दोनों मेरे को घेर रहा, बैठो दोनों भाई, मुझे डर लगता है। देखिए मैं आ रहा हूँ रुको। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ करके एक और यहाँ पर कहा गया कि जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री जी हमारे बात कर रहे थे कि टौंतड़ा में एक हैचरी खोलने का, जो हमारे कड़कनाथ जो है, जो मुर्गा पालन में इसमें जो होता है, एक वैरायटी है, लेकिन में किस्म है, तो हैचरी जो है वो यहाँ पर खोलने के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर इंतजाम है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, तो इसको भी यहाँ पर खोलेंगे, ताकि यहाँ पर इस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए आय का वहाँ पर बने। एक और यहाँ पर कहा गया कि पिपली एक जगह है, ग्राम पंचायत पिपली में, जो पिपली के लोग ज्यादा है क्या? कितने लोग आए पिपली से यहाँ? पूरी पंचायत आई है? क्यों आए हुए? हाँ जी, मिलने आए? बहुत बहुत धन्यवाद, आप मिला है। कहा गया है कि पिपली में बहुत पुरानी मांग है कि यहाँ पर पीएससी खुलनी चाहिए, तो मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ कि पिपली में पीएससी खोलेंगे, और हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाले समय में और तेजी के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं देना और उनको बढ़ाने की आवश्यकता आज की तारीख में है। ऐसा इस कोविड के इस दौर के बाद जो हमको महसूस होता है। और उसी तरह से एक हेल्थ सब सेंटर है गोलवा, और गोलवा में हेल्थ सब सेंटर है, कहा गया है वहां पर, और हेल्थ सब सेंटर वहां पर है, कहा गया कि इसका दर्जा बढ़ा करके जो है इसको भी पीएचडी करे, और मुझे मालूम नहीं है सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि भाई कितना दूर है, ये बोलते बहुत दूर है। मैंने कहा कितना किलोमीटर? बोलते 30 किलोमीटर। फिर थोड़ी देर बाद मैं ठीक बोलूंगा, नहीं बोलते 20 करोड़, और मालूम नहीं, अब नापना पड़ेगा मेरे को कितना दूर है ये, लेकिन कहा गया है, तो मैं इस मांग को भी स्वीकार करता हूँ। गोलवाल का दर्जा हेल्थ सब सेंटर का बढ़ा करके इसको पीएससी कर दिया जाएगा, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी तरह से आगे बढ़ करके एक और मांग रहती है कि कहा कि पुलिस चौकी लड़बड़ोल, पुलिस चौकी है, ये थाना बनना चाहिए बोलते हैं। तो क्यों जा रहे हैं ताली आप? थाना बनाने से अच्छा थोड़ी होता है, पुलिस वाले होते हैं, फिर वो आपको तंग करते रहेंगे, ये तो दूर रखना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं पुलिस वालों को बहुत दूर रखूं, आप बोल रहे कि इनको वहां पर बसाओ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राणा जी ने व्यक्तिगत प्रयासों से वहां पर जो है पुलिस चौकी में एक गाड़ी भी उपलब्ध कराई है। आपको क्या उसमें डीजल भी डालते हैं, पेट्रोल डीजल भी खर्चा बैन करते हैं, उसके बाद टायर नए डाल देते हैं, उसमें सारा काम करते हैं। तो मैं पुलिस चौकी लड़बड़ोल के इस पुलिस चौकी के दर्जे को बढ़ा करके थाना बनाने की भी घोषणा करता हूं, और ताकि आपको उस इलाके में अच्छी एक सुविधा मिल सके। और एक और जो बात कही गई है कि आपके पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में यहाँ पर बहुत ज्यादा कहा कि 700 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें इस डिवीजन में हैं, और इस डिवीजन में इतनी ज्यादा सड़कें हैं
और उसके लिए कहा गया है कि यहाँ बहुत बड़ी जो है वो जरूरत है, एक सब डिवीजन की जरूरत है। और ये मैंने बहुत मनाने की कोशिश की कि भाई अब छोड़ दीजिए, हमारे पास बहुत तंगी है पैसे की इस वक्त, लेकिन फिर भी उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं। ये दोनों मेरे को ऐसे घूर रहे हैं, पता नहीं क्या कर देंगे ऐसा करके। तो मकरेड़ी में एक पीडब्ल्यू का सब डिवीजन खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ, ताकि आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए काम की सुविधा और भी बेहतर हो सके। ये भी मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। और एक हमारा कोटी पतन पुल जो है, जिसका निर्माण 23 करोड़ रुपए की लागत से होगा, उसकी सीआरएफ से हमारी स्वीकृति प्रदान हुई है, उसकी भी मैं 23 करोड़ रुपए की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। ये पुल जो है दोनों विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है, दोनों धर्मपुर और आपके इस विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बड़ा एक काम ये आपके यहाँ पर हुआ। और अंत में एक बात, जहां हम चौंतड़ा में आए हैं, जहां पर पीएससी है, और इस पीएससी में सभी लोगों ने इस बात के लिए बड़ी जोरदार ढंग से मांग की है कि कहा कि भाई ये पीएससी पुरानी है, यहाँ पर लोग ज्यादा आते हैं, ज्यादा संख्या में ये होते हैं यहाँ पर, तो ऐसी सूरत में यहाँ ये पीएससी का दर्जा बढ़ना चाहिए। तो मैं इस पीएससी का दर्जा जो हमारे चौंतड़ा में स्थित है, इसका दर्जा बढ़ा करके सीएचसी करने की भी घोषणा करता हूं। और उसके साथ और उसी के साथ दो चीजें छोटी और रह जाती है। एक रहता हमारा चौंतड़ा का जो हमारा स्टेडियम के लिए बोला है, इसके लिए मैंने यही कहा है कि इसके लिए प्रॉपर इसका एस्टिमेशन जितना भी आएगा, एस्टिमेशन बना करके पूरा इसका ड्राइंग डिजाइन इसका बना करके आप दें। और जो भी इसका करना होगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे यहाँ चौंतड़ा में, क्योंकि खुला स्थान ये है, और खुला स्थान में जो है आपके पास ये जगह है, यहाँ पर एक बहुउद्देशीय जो है वो मल्टीपर्पज स्टेडियम यहाँ पर बने। इस बात के लिए उस दिशा में आगे बढ़ करके हम काम करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और एक और जो है इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के लिए भी यहाँ पर बात कही है, बैडमिंटन कोर्ट की बात कही है जोगिंदर नगर में, और गर्ल्स स्कूल के लिए, इसके लिए भी मैंने यही कहा कि इसका प्रॉपर इसका एस्टिमेशन और सारा जो भी आएगा, और निश्चित रूप से इंडोर बैडमिंटन कोर्ट जो है जोगिंदर नगर में हम आने वाले समय में बना करके देंगे। जो भी इसका एस्टिमेशन होगा, यही मुझे आपके बीच में कहना है। और एक और जो चीज रहती है, क्योंकि हम जितना मर्जी बोले, अगर ये खबर छापने वाले खबर ही नहीं छापेंगे तो उसका जो है हमको उसमें बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। फिर प्रेस क्लब वाले हमको मिले, जो एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जोगिंदर नगर का प्रेस क्लब बहुत एक्टिव है, सक्रिय है। भवन निर्माण के लिए मैं कहा ये भवन बना दिया जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए इनने मांग किया है, तो 10 लाख रुपए इसके लिए जारी करेंगे, ताकि सारी चीजें हमारी बेहतर हो सके। आज आप इस कार्यक्रम में बहुत उत्साह के साथ आए, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक और चीज रहती है, कौन सी रहती है, चौंतड़ा में साइंस ब्लॉक की बात कही गई है, और वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहूंगा उसका एस्टिमेशन बना करके दे दे, और साइंस ब्लॉक पे चौंतड़ा में बना करके दे दिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास अलग हेड में बजट प्रोविजन रहता है। यही मुझे आपके बीच में